Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. You all know that we have already started our chapter number 3rd. The chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animals. Okay, now we have completed first part. Now today we are going to start class second. Okay, let's see. First is weather prediction, means मौसम की पूर्व सूचना. ओके, जो वैज्ञानिक होते हैं मौसम विभाग के, वो पूर्व सूचना देते हैं ना, बारिश होगी नहीं होगी, क्लाउडी होगा मौसम, सनी होगा, यस और नो. द वेदर ऑफ ए रीजन चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली इन एवरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. किसी भी एक क्षेत्र का वेदर बार बार जल्दी जल्दी से चेंज होता है ना, या एक पर्टिकुलर थोड़ी रहता है. अगर डे साइनी है तो साइनी रहेगा, क्लाउडी है तो क्लाउडी रहेगा. इज इट पॉसिबल? नो. ओके, तो किसी भी क्षेत्र का जो वेदर है वो बार बार एक टाइम की एक बहुत ही कम अवधि में बार बार चेंज होता रहता है. नेक्स्ट है मीटियोरोलॉजिस्ट. ओके, द साइंटिस्ट हु स्टडी द पैरामीटर्स एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर कंडीशंस. वे साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में या जो वेदर के जो फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में जो रिसर्च करते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? मीटियोरोलॉजिस्ट. ओके, नहीं पढ़ना आ रहा है आप टुकड़े कर लो. मीटियोरोलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्टिंग. The prediction of the conditions of the atmosphere for a given place and time is called weather forecasting. Weather forecasting वह होती है, the prediction means पूर्व सूचना, वह पहले दी हुई वह सूचना जो कंडीशंस की सूचना देती है एटमॉस्फेयर की, फॉर ए गिवन प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की वेदर के बारे में जो पूर्व सूचना दी जाती है वो कहलाती है वेदर फोरकास्टिंग. ओके, हमें पहले से जो सूचना प्राप्त होती है वेदर के बारे में उसे हम बोलते हैं क्या? वेदर फोरकास्टिंग. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट. वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट पे जो प्रभाव डालते हैं. फर्स्ट इज लेटिट्यूड. ओके, लेटिट्यूड मीन्स देखिए क्या होता है. सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वार्मर. On moving towards poles from the equator, the sun's rays fall on slanting angle, which reduce the temperature and place become colder. इसका मतलब हुआ latitude means हुआ बेटा जो इक्वेटर होता है वहाँ पे, और जो उसके पास वाले क्षेत्र है वहाँ पे सन रेज जो होती है वो डायरेक्ट गिरती है. इससे वो प्लेसेस वार्मर होते हैं, और इसी के जो विपरीत जो पोल्स है उन पे बिल्कुल तिरछी एंगल पे सनरेज पड़ती है तो वो बहुत ही कोल्डर होते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देयर आर 3 क्लाइमेट जोन्स ऑन द अर्थ. इस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कितने जोन्स है? 3 जोन्स है. ठीक है, नाउ सी दीज 3 जोन्स. First is tropical zone, second is freeze zone and third is temperate zone. Okay, let's discuss about these zones in detail. First is tropical zone. It lies on either sides of the equator. ये जोन होता है इक्वेटर के दोनों साइड्स में. either sides means दोनों साइड्स में. Okay, and second is freeze zone. The region around the north and south poles are called freeze zone. वह क्षेत्र जो कहाँ पे होता है? अराउंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल के चारों ओर और नॉर्थ पोल के चारों ओर, वो कहलाता है फ्रीज जोन. दे आर कोल्ड एज दे रिसीव एक्सट्रीमली लेस सनलाइट. वो बहुत कोल्ड होते हैं क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में वो सनलाइट रिसीव करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड फ्रीज्ड जोन. वह क्षेत्र जो किस किस के बीच में होता है? ट्रॉपिकल जोन के बीच में और फ्रीज्ड जोन के बीच में, कहलाता है क्या? टेम्परेट जोन. ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. ओके, दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर पे आपको दिख रही है सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वार्मर प्लेसेस होंगे सारे ये. ओके, दिस इज नॉर्थ पोल, बिल्कुल तिरछी पड़ रही है.
ठीक है, दिस इज साउथ पोल, इस पे भी तिरछी पड़ रही है, यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनके पास वाला जोन तो कौन सा हुआ? फ्रिज्ड जोन। और जो इक्वेटर के बीच में, मीन्स इक्वेटर के बीच में और इसके बीच में, ठीक है, फ्रिज्ड जोन के बीच में और ट्रॉपिकल जोन के बीच वाला रीजन कौन सा जोन हुआ? टेम्परेट जोन। और फ्रिज्ड, इधर भी फ्रिज्ड जोन, साउथ पोल है ये, दिस इज साउथ पोल, यस और नो? और ये फ्रिज्ड जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है। इन दोनों के बीच वाला रीजन क्या हुआ? टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट, दिस इज ट्रॉपिकल जोन, बिल्कुल सीधी जो किरणें पड़ रही है, वार्मर प्लेस हुआ इक्वेटर के पास वाला, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रिज्ड जोन, और इन दोनों के बीच वाला, यहाँ से इन दोनों के बीच वाला यहाँ ये, और यहाँ से भी ये बीच वाला ये, ठीक है, ये कौन सा जोन हुआ? टेम्परेट जोन। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड। ओके, देखिए व्हाट इज मीन्ट बाय एल्टीट्यूड, द हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, जो हाइट होती है कहाँ से? सी लेवल से, सी लेवल से जितनी भी हाइट होती है वो कहलाती है एल्टीट्यूड। एज वी गो हायर अप फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस फॉल्स एंड दे आर कोल्ड। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है या ठंडा होता जाता है। ओके बेटा, समुद्र तल से जितनी भी ऊंचाई अधिक होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ओके, थर्ड फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मीन्स जितने भी प्लेसेस होते हैं जो समुद्र के पास में होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ का। मॉडरेट मीन्स मीडियम क्लाइमेट। ओके, ना ही तो ज़्यादा गर्म होते हैं वो, ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। ओके, नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, मीन्स ना ही तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। वेयर इज द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी मे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। मीन्स और इसके अलावा, मीन्स इनके अलावा द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस सी से बहुत दूर होते हैं, मे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। मीन्स क्लाइमेट रखते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। मीन्स वहाँ पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। जैसे अगर गर्मियाँ होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे जैसे वो सी लेवल से दूर होते हैं, ठीक है, सी से। अगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज विंड्स। ओके, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ विंड्स। किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है वहाँ की विंड्स पे भी डिपेंड होता है। द कोल्ड, हॉट, ड्राई और ह्यूमिड। मीन्स जो विंड होती है ठंडी भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है, सूखी हो सकती है, ह्यूमिड भी हो सकती है। ह्यूमिड मीन्स वेट, वाटर वेपर का अमाउंट, ठीक है। विंड्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल। विंड्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन ए रीजन। विंड्स जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रेनफॉल के लिए भी। किसी भी क्षेत्र में रेनफॉल में भी विंड्स रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो ये फैक्टर्स हो गए चार जो किसको इफेक्ट करते हैं, इसको, वेदर को। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। ओके, फर्स्ट इज हैबिटेट, द रीजन वेयर एनिमल लिव्स। वह क्षेत्र जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो उस एनिमल का क्या होता है? हैबिटेट होता है, ठीक है। जैसे कई जानवर से एनिमल्स है ना फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट उनका क्या हुआ? हैबिटेट हुआ। कई जानवर पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो पोलर रीजन्स क्या हुआ? उनका वहाँ हैबिटेट। ओके, कई होते हैं डेजर्ट में रहते हैं, तो उसी वो उनका क्या हुआ? हैबिटेट मीन्स आवाज़ उनका। जहाँ भी एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ का वो उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। ओके, सेकेंड एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर विद चेंजेस इन हैबिटेट। एनिमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस क्लाइमेट में या उस जो वहाँ का किसी भी रीजन का पर्टिकुलर वेदर क्लाइमेट होता है उसमें रहने के लिए उनको कैपेबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कई जानवर होते हैं डेजर्ट में भी रह लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कई बर्फीली जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ भी रह लेते हैं, उनकी भी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कई एनिमल्स ड्राई एरिया में सर्वाइव कर पाता है, जैसे कैमल है, तो कई पोलर रीजन्स में सर्वाइव कर पाते हैं, पोलर बियर है, पेंगुइन है,
पोलर बियर्स है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स है, वो तो माइग्रेट कर जाती है वार्मर प्लेसेस में। फिर भी इनमें इनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो वहाँ पे रहने के लिए इनको कैपेबल बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन पोलर रीजन्स, ठीक है। पोलर रीजन्स पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं, क्या इनमें उनमें कुछ मेन स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। पोल्स आर द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट रीजन ऑन द अर्थ। पोल्स जो है वो सबसे ठंडे और सूखे क्षेत्र हैं ऑन द अर्थ पे, एंड यूजुअली कवर्ड विथ स्नो, और हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, आर्कटिक फोर्स, सील, व्हेल एंड पेंगुइन हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं, ये एग्जाम्पल से कुछ के, इन पे क्या होता है, एक बहुत मोटी फैट की लेयर होती है, कोल्ड ब्लबर, जिसको ब्लबर कहते हैं, अंडर देयर स्किन, उनकी स्किन के नीचे, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। इनकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी परत होती है जिसको ब्लबर कहते हैं, जो किससे सुरक्षा करती है इनकी, एक्सट्रीमली कोल्ड से, ओके। सम बर्ड्स लाइक आर्कटिक स्वेलो एंड साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू ए वार्मर हैबिटेट ड्यूरिंग विंटर। कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब बहुत ज़्यादा वहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड होती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मीन्स जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो गर्म स्थानों पे चले जाते हैं, जैसे ही फिर वेदर चेंज होता है वो वहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। वार्मर हैबिटेट ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में गर्म स्थानों पे चले जाते हैं, फिर जैसे ही सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होते ही वो वापस आ जाता है। सॉरी, वेदर नहीं, वेदर तो एक दिन में कितने भी टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। सीजन में जैसे ही गर्म सीजन आता है वो वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को माइग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, माइग्रेट हो जाते हैं वो। नाउ सी, देयर आर सम एनिमल्स दे कैन इजीली सर्वाइव इन पोलर रीजन्स, ओके। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज साइबेरियन क्रेन्स। Siberian cranes, also known as the Siberian white cranes of snow crane, are mostly found in the Arctic tundra regions of Russia. Okay, they are nearly all snowy white except their black primary feathers that are visible in flight. Means सारी white होती है, किनको छोड़ के, केवल पंखों को छोड़ के। In winter, when the area is covered with layers of snow and it is difficult to find food, they migrate to warmer places to get plenty of food. जब फूड की कमी हो जाती है वहाँ पे और उनको आसानी, मतलब डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं, ये कठिनाई होती है फूड के लिए, तो ये माइग्रेट हो जाते हैं। आफ्टर विंटर दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। जब विंटर ख़त्म हो जाती है तब ये वापस अपने निवास स्थान पे चले जाते हैं। They have developed sharp eyesight and elongated neck and beak to catch fish. फिश को पकड़ने के लिए इन पे तीखी, इनकी बहुत अच्छी इनकी आई साइट होती है। They store fat and most feathers to strengthen the long flights. काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके पंख होते हैं, खूब दूर उड़ना होता है ना इनको। They fly in flocks to reduce air friction and to minimize energy loss. Mostly in winter, we have seen migratory Siberian cranes in places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. Okay, समझ आ गया। इन स्थानों पे ये माइग्रेट करके आ जाते हैं। आपको सिर्फ जो लाइंस मैंने अंडरलाइन करी है वो लिखनी है ओनली। फर्स्ट हेडिंग लिखनी है साइबेरियन क्रेन्स, फिर इसकी जो अंडरलाइन की हुई लाइंस है वो आपको लिखनी है, ठीक है। नाउ सेकेंड एनिमल इज polar bears. Okay, polar bears are largest and carnivore, found mostly in Arctic regions. ठीक है, their white fur helps them camouflage and keep them warm. इसका white कलर जो होता है, camouflage मीन्स होता है अपने आप को किसी शिकारी से बचाना या शत्रु से अपनी सुरक्षा करना। white होता है तो white बर्फ में ये आसानी से दिखता नहीं है, ठीक है। big paws help them carry their बॉडी वेट एंड वॉक विदाउट सिंकिंग ऑन द स्नो। बड़े बड़े पैर होते हैं जो इसकी बॉडी का वजन आराम से उठाते हैं और बर्फ पे फिसलते नहीं है। देयर ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल स्विमिंग एबिलिटी हेल्प देम टू कैच फैटी सील्स एंड फिश। इसमें अच्छी जो स्मेल वाले सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आराम से सूंघ के जो फैटी सील्स और फिश होती है उनका ये भोजन के रूप में उनका शिकार कर लेता है, ठीक है। दिस इज पोलर बियर, ठीक है। आपको ये सारा पैराग्राफ यहाँ तक रीड करना है और जो अंडरलाइंस की है मैंने लाइंस वो लिखनी है, ओके। नेक्स्ट एनिमल इज सील. Seal are found mainly in sea coast and in cold water.
However, a majority of them live in Arctic and Antarctic regions. ठीक है, they use their highly sensitive whiskers to locate and catch their prey, like fish and marine animals. ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं और ये इसकी ये डायग्राम है. ये है क्या है, सील्स है. नहीं सॉरी, सील्स ये है. ठीक है, दिस इज पेंगुइन. नेक्स्ट इज पेंगुइन. Penguins are black and white flightless birds, mostly in Antarctic regions, found in Antarctic regions, Antarctica regions. ये पेंगुइन है जो फ्लाइटलेस है, मीन्स बर्ड है ये, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसकी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है. शॉर्ट विंग्स, छोटे छोटे इसके पंख होते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन मीन्स आगे से पतली और बीच में से चौड़ी और पीछे से फिर पतली. ठीक है. एंड वेब्ड फीट ऑफ पेंगुइन. वेब्ड मीन्स चारों ओर से जुड़े होना, पांचों उंगलियां जुड़ी होती है एक पतली स्किन से. मेक देम ए गुड स्विमर. जो इसको ये सारे फीचर्स होते हैं वो एक अच्छा तैराक बनाती है. देयर बॉडी हैज डिफरेंट कलर्स. अलग अलग कलर्स की होती है. विच हेल्प देम अडेप्ट इन द कोल्ड रीजन्स. द ब्लैक कलर ऑन देयर बॉडी एब्जॉर्ब हीट एंड कीप देम वार्म ऑन लैंड. ठीक है, जो जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन करी है वो आपको लिखनी है. पेंगुइन का जो पिक्चर है वो दिख रही है आपको. दिस इज पेंगुइन. नेक्स्ट है मस्क ऑक्शन. दे हैव ब्लैक हेयर दैट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कीप्स देम वार्म. ये ब्लैक हेयर रखते हैं जो आराम से अधिक सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसे गर्म रखते हैं. देयर वूली अंडर हेयर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ बॉडी हीट. और जो बड़े बड़े हेयर होते हैं वूली टाइप के, वो लॉस होता है बॉडी से हीट का, उसको रोकते हैं. दे कैन एक्सपेंड देयर हूज टू डिग द स्नो टू गेज द प्लांट्स अंडर द स्नो. ठीक है, वो खोद सकते हैं एक गड्ढा स्नो के नीचे से भी चरने के लिए प्लांट्स को. ठीक है, समझ आ रहा है ना. ये विस्कर अभी वर्ड आया था. लॉन्ग हेयर ग्रोइंग ऑन फेस नियर नोज. नोज के पास में बड़े बड़े हेयर्स. ठीक है. कैमोफ्लाज है ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग. बताया था ना मैंने, आसपास जो सराउंडिंग चारों ओर जैसा होता है कलर या जैसी चीज़ें होती है उसी के अनुसार अपने आप को छिपा लेना. ठीक है, दूसरों को दिखाई नहीं देना कहलाता है. ओके, I think enough for today. About remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully, make proper notes and learn also. ठीक है, इन सब जो पॉइंट्स हमने कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, जिन जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है, ओनली आपको नोट्स में वो ही लिखनी है. ठीक है. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.